दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके समक्ष बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बैच 2022 पर। दोस्त लगातार आपके साथ डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के दौरान अनवरत चर्चा किया जा रहा है। आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया मेंस एजुकेशन फर्स्ट पेपर पर। मैं कहना चाहूंगा एजुकेशन फर्स्ट पेपर आज के इस वीडियो से फिनिश हो रहा है। ठीक है, अगर आपको कहीं समस्या है चैप्टर नंबर 12 तक आपका यह जो है अगर देखा जाए बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया थी और यह आज की इस वीडियो से समाप्त की जा रही है। एक चैप्टर इसमें और बच रहा है स्टैटिक्स जो है जिसका हिंदी नामकरण है सांख्यिकी। ठीक है, सांख्यिकी आपका मैथमेटिकल पोर्शन है, वह आपको आगे के लिए पढ़ाया जाएगा। फिलहाल के लिए जहां तक एजुकेशन की बात थी तो एजुकेशन आपका समाप्त किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर और मॉडल पेपर उपलब्ध कराया जाएगा सिर्फ और सिर्फ जो है प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर। देख पा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 लिखा जा रहा है। ठीक है, स्मृति और विस्मृति। ठीक है, स्मृति क्या होती है, विस्मृति क्या होती है। अगर कहा जाए स्मृति मींस मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। ठीक है, यह चैप्टर आप आज है आपका चैप्टर नंबर 12। इसी के साथ आज एक ही वीडियो में इन दोनों टॉपिक को जो है फिनिश किया जाएगा। नीचे देख पा रहे हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स प्राप्त करें मात्र 150 रुपए में। बिल्कुल यह चीजें हम आपसे कहना चाहेंगे। अगर आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स की जरूरत पड़ रही है तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर जाकर आप मामूली सी शुल्क 150 रुपए का पेमेंट करके आप जितने भी सब्जेक्ट डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के दौरान बन रहे हैं सभी सब्जेक्ट के नोट्स को आप प्राप्त कर सकते हैं। हमने आपसे कहा है कि अगर इस नोट्स संबंधी आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है तो आप सभी के लिए कांटेक्ट नंबर दिया जा रहा है 9452331053 पर आप बेधड़क अपनी बातों को कह सकते हैं। हमने आपसे कहा है जैसे ही यहां आपका कोर्स समाप्त होता है, जैसे हम आपसे बात करें एजुकेशन फर्स्ट पेपर आपका समाप्त हो चुका है। ठीक है, और एजुकेशन फर्स्ट पेपर समाप्ति के बाद आप सभी के लिए जो है प्रीवियस ईयर पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर के बाद आप सभी के लिए मॉडल पेपर उपलब्ध कराया जाएगा, क्योंकि यह चीजें आपकी टच में हमेशा बनी रहे। जैसे हम अगर बात करें एजुकेशन फर्स्ट पेपर आपका समाप्त हो रहा है, ठीक, इसके बाद आप इसे कहीं रख देंगे। हम इतना जरूर आपसे कहना चाहेंगे आप इसे एक बार जो है 2 दिन 4 दिनों में रिवीजन जरूर करते रहिएगा, क्योंकि एजुकेशन फर्स्ट पेपर आपके लिए अगर देखा जाए तो काफी अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है। जब आप यूपी टेट सीटेट जैसी परीक्षाओं को देंगे तो वहां पर भी यह आपके काम आएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम आपको ले चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर चैप्टर नंबर 12 के साथ एजुकेशन फर्स्ट पेपर आज समाप्त किया जा रहा है। ठीक है, फिर से मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मोबाइल के स्क्रीन पर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, जहां से आप देख पा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 की शुरुआत आज की इस वीडियो से की जा रही है। मैंने आपको पहले भी बताया, अगर देखा जाए चैप्टर नंबर 12 के साथ आपका एजुकेशन जो है फर्स्ट पेपर लगभग अपनी समाप्ति की कगार पर है। आज यह आपका लास्ट चैप्टर है और यह पूरी तरह से फिनिश होता है। अगर आपकी समझ से, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपकी समझ से कुछ आपके लिए छूट रहा है तो बिल्कुल आप सभी के लिए कॉमेंट सेक्शन खुला है, आप अपनी बातों को कमेंट के माध्यम से कह सकते हैं। ठीक है, तो बहरहाल चलिए हम इस चैप्टर का जो है शुभारंभ करते हैं। आप देख पा रहे हैं स्मृति एवं विस्मृति। ठीक है, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग क्या होता है। सबसे पहले अर्थ की परिभाषा, यानी अर्थ एवं परिभाषा, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग की परिभाषा क्या होगी समझने का प्रयास करेंगे। अर्थ एवं परिभाषा के अंतर्गत आपसे कहा जा रहा है कि स्मृति एक सामान्य शब्द है जिसमें भूतकाल की अनुभूतियां एकत्र होती हैं। भूतकाल की अनुभूतियां यानी अगर कहा जाए जैसे आपके पिछले जो भी चीजें, जैसे आप एक फोटो खींच लेते हैं और वह फोटो कई सालों तक आपका पड़ा रहता है तो कहीं ना कहीं एक जो है मेमोरी में ले जाकर आप रख देते हैं। जैसे आपके फ़ोन में इस समय तो आ रहा है गूगल ड्राइव वगैरह, ये सब आप कहीं संचित करके रख देते हैं तो कई वर्षों तक ये पड़ी रहती है। जब तक आपका ईमेल पड़ा रहेगा तब तक वह जो है आपके मेमोरी में सेव पड़ा रहता है। ठीक है, आगे अनुभूतियां एकत्र होती हैं जैसे मोबाइल में पढ़ने वाली मेमोरी। आगे कहा जा रहा है मेमोरी कार्ड की अपनी एक क्षमता होती है। बिल्कुल अगर देखा जाए एक मेमोरी कार्ड होता है
आप देख पा रहे हैं कई जीबी की 32 जीबी, 64 जीबी, 108 जीबी, इस तरह के इस समय अगर देखा जाए तो मेमोरी कार्ड आ रहे हैं। कहा जा रहा है मेमोरी कार्ड की अपनी एक क्षमता होती है जो पूर्ण हो जाने पर पुरानी सामग्री को विलोपन करना पड़ता है। जैसे मेमोरी कार्ड हो गया, जैसे इतना बड़ा मेमोरी कार्ड है, यह 64 जीबी का मेमोरी, अगर यह पूरी तरह से फुल हो गया तो आप करते क्या है, इसे एक बार पूरा जो है डिलीट मार देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो पिछला चीज़ होता है वो डिलीट हो जाता है और नई चीज़ें आप उसमें समाहित करना प्रारंभ कर देते हैं। वही कंडीशंस मानव की स्मृति क्षमता में भी होता है। यहाँ देख पा रहे हैं मानव स्मृति क्षमता भी सीमित होती है। इसके दो पक्ष होते हैं, जिसमें सामान्य पक्ष जिसे हम स्मरण कहते हैं और नकारात्मक पक्ष जिसे हम विस्मरण कहते हैं। अब स्मरण और विस्मरण क्या होता है, इन सभी को जानना आप सभी के लिए अत्यंत आवश्यक है। देखिए इसमें नीचे आपसे कहा भी जा रहा है कि स्मरण से तात्पर्य है कि जो है स्मृति में संग्रहित विषय वस्तु की याद रखने से है। ठीक है, अच्छा इसमें कहा जा रहा है, समझने का प्रयास करेंगे। स्मरण और विस्मरण अगर देखा जाए तो दोनों एक दूसरे को कोरिलेट कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को आप जब बारीकी से समझेंगे तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती हुई चली जाएंगी। इसमें कहा जा रहा है स्मरण से तात्पर्य है कि स्मृति में संग्रहित विषय वस्तु को, ठीक है, स्मृति में संग्रहित विषय वस्तु को याद रखने से है। और विस्मरण का तात्पर्य है कि संग्रहित विषय वस्तु को याद करने की असमर्थता से है। जैसे कोई चीज़ विस्मरण का तात्पर्य अगर हम कहें तो कोई चीज़ आप संग्रहित करके रख ले रहे हैं और वह चीज़ें आपको याद नहीं हो रही हैं, तो यह आपका विस्मरण हो गया। स्मरण और विस्मरण को उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाएं। इसकी कुछ परिभाषा विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार दी जा रही है। सबसे पहली परिभाषा वुडवर्थ महोदय के अनुसार आ रही है कि पहले सीखी जा चुकी बात का स्मरण करना स्मृति है। बिल्कुल यह चीज़ें हमने आपसे बार बार यही कहा है कि अगर किसी एक टॉपिक पर कितने भी साइंटिस्ट जो है अगर अपना विचार दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हर किसी का अपना एक अलग मत होता है और कोई इधर से कान पकड़ता है, कोई इधर से पकड़ेगा, कोई इधर से, और सभी का एक ही सेंटर होता है। जैसे अगर स्मरण की परिभाषा विभिन्न साइंटिस्ट आपको दे रहे हैं तो सभी का मतलब एक ही होगा, लेकिन कुछ थोड़ा सा कहने का तरीका सबका अलग होता है। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि परिभाषा की अगर हम बात करें तो पहले सीखी जा चुकी बात का स्मरण करना यह आपकी स्मृति होती है। जैसे आप किसी बात को, हम सपोज दैट की बात करें, जैसे आप एजुकेशन फर्स्ट पेपर आपका समाप्त हो रहा है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि आप पीछे वाली चीज़ें भूल रहे हैं। ठीक है, यही जैसे आप पीछे वाली चीज़ स्मरण करते हैं आपकी स्मृति में हमेशा वो चीज़ बनी रहती है। आप इस तरह कदाप मत करिएगा कि अगर एजुकेशन फर्स्ट पेपर आज आपका समाप्त हो रहा है तो इसे हम एक जगह रख देंगे अलमारी में ले जाकर, इस तरह करेंगे तो अब परीक्षा के दौरान आपको जो है ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। आप धीरे धीरे करके रिवाइज करते रहिएगा। वैसे हम कोशिश भी करेंगे कि आपके लिए रिवाइज करवाएं। ठीक है, तो बहरहाल जैसा भी होगा आपको वीडियो के माध्यम से खुद ही देखने को मिलेगा। ठीक है, नीचे दूसरी परिभाषा आपके बीच में आ रही स्काउट के अनुसार स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। देखिए वही चीज़ें हमने आपसे कहा कि लोग इधर से उधर, उधर से इधर की बातें कर रहे हैं। ठीक है, एक परिभाषा इसके अंतर्गत आती है रायबर्न महोदय के अनुसार। आपके इस देखा जाए तो इस शीट में नहीं दिया गया है, तो रायबर्न महोदय कहते हैं कि अपने अनुभव को संचित रखने और उसको प्राप्त करने के लिए कुछ समय बाद चेतना के क्षेत्र में लाने की वह शक्ति हमें होती है, उसी को हम स्मृति कह सकते हैं। वही चीज़ें रायबर्न महोदय भी कह रहे हैं। ठीक है, अब ये परिभाषाओं से उम्मीद करते हैं कि स्मृति और विस्मृति आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगला आपसे कहा जा रहा है स्मृति के अंग के अंतर्गत अगर हम कहें आपसे, देखिए स्मृति के अंग के अंतर्गत कहें तो वुडवर्थ ने स्मृति के 4 अंग बताए हैं। ठीक है, पहला आपसे कहा जा रहा है कि सीखना या अधिगम, बिल्कुल अगर देखा जाए अधिगम और सीखना दोनों एक ही हैं। दूसरा धारण है, पुनः स्मरण है, और चौथा आपकी अगर हम बात करें तो पहचान है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत अगर आपसे कहा जाए, देखिए आपके समक्ष दिया भी जा रहा है, सारी चीज़ें आपके बीच में आ रही हैं। सीखना या अधिगम क्या होता है? ठीक है, सीखना या अधिगम के अंतर्गत अगर हम आपसे कहें तो इसमें कहा जा सकता है स्मृति का पहला अंग है सीखना। हम जिस बात को याद रखना चाहते हैं उसे हम सर्वप्रथम सीखना पड़ता है। जाहिर सी बात है किसी चीज़ को सीखने से पहले आपको उसे जो है, जैसे यहाँ कहा जा रहा है अगर हमें किसी बात को याद रखना होता है, जैसे अगर हम आपसे कहें कि वुडवर्थ महोदय के अनुसार परिभाषा आप याद करिए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है पहले उसे आप सीखेंगे। ठीक है, पहले आप उसे याद करेंगे,
उसके सॉरी सर्वप्रथम पहले आपको सीखना होगा, उसके बाद आप उसे याद कर, पहले सीखेंगे नहीं तो जाहिर सी बात है आप उस चीज़ को याद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपका ये पहला हो गया। दूसरा अगर हम बात करें तो धारण। ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा? धारण से अगर हम कहें आपसे कि स्मृति का दूसरा अंग है धारण। धारण का तात्पर्य है सीखी हुई बात को मस्तिष्क में संचित करना या इकट्ठा करना। ठीक है, पुनः स्मरण तीसरा अंग है। ठीक है, पुनः स्मरण से तात्पर्य है कि सीखी हुई बात को अचेतन मन से चेतन मन में लाना। अचेतन मन, मन देखिए दो प्रकार का होता है। पहला आपका हो गया चेतन मन, दूसरा हो गया अचेतन मन। ठीक है, जब चेतन मन यानी वर्तमान समय में आप किसी कार्य को कर रहे हैं और वह हमेशा एक ही चीज़ें आपको याद आ रही हैं, और अचेतन मन होता है कोई चीज़ आप विस्मृति में लेकर चले जाते हैं तो वह आपका अचेतन मन हो जाता है। ठीक है, वैसे इसे हमें लगता है कि आपको और पहले भी हमने पढ़ाया है मन कितने प्रकार के होते हैं, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन, इन सभी चीज़ों पर डिस्कस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपको याद होगा तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में मेरे दोस्त मैं कहना चाहूँगा कि बिल्कुल आप सारी चीज़ों को अभी से डिटेल में पढ़ते हुए चलिएगा। ठीक है, पहचान क्या होती है? चौथा अंग है पहचान। वर्तमान काल में उस बात से परिचित होना जिसे कि जो है अतीत काल में परिचित हो चुके हैं। ठीक है, अतीत काल में पहले से आप जिसका परिचित हो चुके हैं उस चीज़ को आपको पहचानना आवश्यक होता है। ठीक है, अब स्मृति की विशेषताएं क्या होती हैं? देखिए, स्मृति की विशेषताओं के अंतर्गत अगर हम कहें आपसे तो सबसे पहला आपके बीच में आ रहा है, ठीक है, शीघ्र सीखना या अधिगम। ठीक है, इसमें आपसे अगर कहा जाए अच्छी स्मृति की पहली विशेषता होती है शीघ्र सीखना या याद करना। बिल्कुल, आप अगर स्मृति आपकी स्मृति में है, कोई चीज़ आप पहले से सीख लिए हैं तो वर्तमान समय में अगर आपको याद आ जा रहा है तो बेहतर है। जैसे हम कहें आपसे आपने एजुकेशन पढ़ लिया और एजुकेशन के बारे में आपको कुछ पता नहीं है तो कहीं ना कहीं आपकी स्मृति जो है वो अच्छी नहीं है, याद करने की क्षमता आपकी अच्छी नहीं है। ठीक है, जो बालक या व्यक्ति किसी भी बात को एक बार पढ़कर या सुनकर सीख जाता है और याद कर लेता है उसकी स्मृति अच्छी समझी जाती है। ये चीज़ें आपको पता है। ठीक है, अगर अगला कहा जाए उत्तम धारण शक्ति क्या होता है, तो उत्तम धारण शक्ति अच्छी स्मृति की दूसरी विशेषता होती है। ठीक है, अच्छी स्मृति की आपकी दूसरी विशेषता होती है बिना दोहराए। जैसे आप क्लास में आते होंगे आपके टीचर और कोई सब्जेक्ट आपको याद करने के लिए देते होंगे तो वो एक बार कहते होंगे कि आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, तो आप एक बार उसे रिवाइज कर लेते हैं। तो बिना दोहराए अगर आप किसी बात को किसी टीचर के समक्ष रख दे रहे हैं तो यह आपकी स्मृति बहुत अच्छी होती है। ठीक है, इसमें अगर कहा जाए बिना दोहराए किसी बात या विषय को अधिक दिनों तक याद रखना, ये उत्तम धारण शक्ति होती है। ठीक है, जो बालक या व्यक्ति किसी सीखी हुई बात को किसी सीखी हुई या याद की हुई किसी बात को जितने दिनों तक स्मरण में रख सकता है, यह आपकी उसकी जो है उतनी ही अच्छी स्मरण शक्ति हो सकती है। ठीक है, शीघ्र पुनर्स्मरण क्या होता है या पुनः स्मरण अगर कहा जाए, ठीक है, इसके अंतर्गत अगर बात किया जाए तो अच्छी स्मृति का यह तीसरा गुण है। शीघ्र पुनः स्मरण जो है जिस बालक या व्यक्ति को किसी सीखी हुई या याद की हुई तो जो है बात शीघ्र याद आ जाती है तो उसकी स्मृति जो है अच्छी होती है। ठीक है, हमने बिल्कुल शार्ट तरीके से लिखा है लेकिन हम आपको समझाते हुए ले चल रहे हैं। ठीक है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पांचवा अगर कहा जाए तो जो है देखिए, हाँ 5 नंबर में अगर कहा जाए तो आप सारी चीज़ें 4 नंबर तक उम्मीद करते हैं कि अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। ठीक है, 5 नंबर में अनावश्यक बातों का विस्मरण। इसमें अगर कहा जाए अच्छी स्मृति की यह 5वीं विशेषता होती है। ठीक है, अच्छी स्मृति की कौन सी विशेषता होती है तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5। हाँ बिल्कुल, अच्छी स्मृति की यह आवश्यक बातों का जो विस्मरण है या अनावश्यक बातों का विस्मरण अगर कहा जाए तो अनावश्यक बातों के विस्मरण के अंतर्गत अगर कहा जाए तो यह अच्छी स्मृति की 5वीं विशेषता होती है अनावश्यक या व्यर्थ की गई बातों को भूल जाना। ठीक है, अगर कोई चीज़ अनावश्यक आपके दिमाग में आ रही है तो आप उसे भूल जाइए, यह विस्मरण की एक क्षमता होती है। ठीक है, स्मृति की क्षमता होती है। ये चीज़ें आप समझ पा रहे हैं। अगर आगे आपसे कहा जाए तो जो बालक या व्यक्ति व्यर्थ की गई बातों को भूल जाते हैं और उपयोगी बातों को याद रखते हैं उसकी स्मृति जो है काफ़ी अच्छी समझी जाती है। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ आपके बीच में आ रहा है स्मृति के प्रकार। अगर बात किया जाए स्मृति के विभिन्न प्रकार होते हैं। ठीक है, देखिए पहले प्रकार की अगर हम बात करें तो तात्कालिक स्मृति, और
अस्थायी स्मृति, व्यक्तिगत स्मृति, अव्यक्तिगत स्मृति, सक्रिय स्मृति, निष्क्रिय, यांत्रिक और तार्किक और आदत स्मृति, ये 9 प्रकार की आपकी स्मृतियां पाई जाती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ स्मरण की प्रक्रिया क्या होती है। जैसे हम अगर कहें आपसे, स्मरण की प्रक्रिया के अंतर्गत पहले कोई चीज जो होती है वह आपके चेतन मन में जाता है। ठीक है, जैसे पहली परत आप देख पा रहे हैं वह चेतन मन में गया, फिर आप धीरे धीरे करके जो है वह कहाँ लेके चले जाते हैं, अर्ध चेतन में। ठीक है, तो देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, यह सीखने की जो प्रक्रिया आपके बीच में दी गई है इसे आप समझ पा रहे होंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इसे एक बार और समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, इसमें आपके बीच में स्मरण की जो प्रक्रिया दी गई है यह मन के अनुसार दी गई है। मन एक साइंटिस्ट थे, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, मन के अनुसार अगर बात किया जाए तो स्मरण की प्रक्रिया है वो 3 प्रकार की होती है, जिसमें आपका पहला आ रहा है ठीक है, चेतन मन, अर्धचेतन और अचेतन। ठीक है, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, तीनों प्रक्रिया आप गोले के अनुसार समझ पा रहे हैं। इसमें अगर कहा जाए तो देखिए, जब बालक बाह्य पर्यावरण से अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से कोई ज्ञान जो है प्राप्त करता है तो वह सर्वप्रथम कहाँ जाता है, सर्वप्रथम जो है चेतन मन में जाता है। ठीक है, कोई चीज जब भी आप पढ़ते हैं तो वो आपके चेतन मन में पहले जाता है। समय के साथ साथ यह विषय वस्तु अर्ध चेतन में हस्तांतरित हो जाती है। ठीक है, जैसे जैसे समय परिवर्तन होता रहता है वह चीजें जो आपने सीखा है वह धीरे धीरे करके अर्ध चेतन मन में पहुंच जाती है। ठीक है, इस प्रकार नवीन विषय वस्तु जो है अगर कहा जाए, इस प्रकार नवीन विषय वस्तु चेतन स्तर पर आधारित होती है, जबकि अपेक्षाकृत, ठीक है, जबकि अपेक्षाकृत पुनः हस्तांतरित होकर अर्ध चेतन स्तर में पहुंच जाती है और जो है और वह धारित रहती है। ठीक है, और वह क्या होती है, वह धारित रहती है। इस प्रकार ज्ञानेंद्रियों द्वारा चेतन का जो विषय वस्तु तक पहुंचने की घटना होती है वह सीखना कहलाती है। ये चीजें आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, इसे उम्मीद करते हैं कि आप इस गोले में दी गई सारी चीजों को समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे हम आपसे बात करते हैं। आपने देखा यहाँ इधर आपके बीच में दिया जा रहा है सबसे नीचे स्मृति के प्रकार। ठीक है, स्मृति के प्रकार के अगर हम आपसे बात करें तो अगर बात किया जाए तो तमाम तरह की स्मृतियां होती हैं। थोड़ा सा एक बार हम डिस्कस करते हुए चलते हैं। ठीक है, पहला आपके बीच में आ रहा है तात्कालिक स्मृति। ठीक है, तात्कालिक स्मृति के अंतर्गत किसी विषय वस्तु या तथ्य को याद करने में तत्काल सुना देना यह आपकी तात्कालिक स्मृति होती है। जैसे हम आपको कोई चीज पढ़ा रहे हैं और तत्काल वही चीज आपसे पूछ लें और आप तत्काल उसका उत्तर दे दें तो आपकी तात्कालिक स्मृति काफी तेज मानी जाती है। अस्थायी स्मृति या परमानेंट स्मृति अगर कहा जाए, जब व्यक्ति या बालक को याद की हुई बातें बहुत समय तक याद रहती हैं तो वह आपकी अस्थायी स्मृति कहलाती है। ठीक है, व्यक्तिगत स्मृति बीते हुए समय के साथ अपने अनुभवों का पुनः स्मरण या पुनः स्मरण व्यक्तिगत स्मृति कहलाती है। ठीक है, जैसे अगर कहा जाए किसी घटना को देखकर किसी व्यक्ति को अपने बीते हुए समय का अनुभव याद आ जाए, जैसे आप देखे होंगे कि आप किसी चीज को सीख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, ठीक है, और कोई घटना आपके ऊपर घटित हो गई और आपने पहले उसे देखा है कहीं। ठीक है, तो पहले की चीजें अगर याद आ जा रही हैं तो कहीं ना कहीं वो क्या है, वह आपकी व्यक्तिगत स्मृति है। ठीक है, या पर्सनल मेमोरी कहलाती है। अव्यक्तिगत स्मृति जब स्वयं के अनुभवों के अतिरिक्त अन्य किसी मित्र, समाचार पत्र या कहा जाए पुस्तकों आदि के माध्यम से जो है अनुभवों का स्मरण करते हैं तो वह आपकी अव्यक्तिगत स्मृति कहलाती है। ठीक है, सक्रिय स्मृति क्या है? सक्रिय स्मृति वह शक्ति है जिसमें जो है इच्छा पूर्वक प्रयास करके पूर्व अनुभवों को याद किए जाते हैं। ठीक है, निष्क्रिय स्मृति निष्क्रिय रहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आप समझ पा रहे हैं। वैसे आपसे बहुत ज्यादा इसमें डिटेल से पूछा नहीं जाएगा, इस वजह से बहुत डिटेल से आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है। बहरहाल नीचे हम आप बात करते हैं विस्मृति या विस्मरण क्या होता है। ठीक है, अब आपके बीच में आ रहा है फॉरगेटिंग। ठीक है, अभी तक तो आपने स्मृति को देखा, लेकिन अब आप विस्मृति को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत कहा जाए आप देख पा रहे हैं कि विस्मरण एक निष्क्रिय जो है और मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, विस्मरण एक निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया है। सीखने के बाद जैसे जैसे समय व्यतीत होता है स्मृति चिन्ह धुंधले पड़ जाते हैं और हम भूल जाते हैं, अर्थात सीखी हुई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना ही विस्मृति कहलाता है। ठीक है, यानी आप अर्थात से समझने का प्रयास करेंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल यहाँ से आप समझ जाएंगे। ठीक है, सीखी हुई बात को
को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना ही विस्मृति कहलाता है। जैसे हम अगर कहें आपसे, आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं और आप इसे एक बार पढ़ लिया, ठीक है, और आपको चीज़ें याद हो गई। कहा जा रहा है सीखी हुई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में, जैसे ये चैप्टर तो आपने पढ़ लिया और फिर से अगर कहा जाए आप इसे धारण करिए और पुनः स्मरण करिए और आप पुनः स्मरण नहीं कर पा रहे हैं, ना ही याद कर पा रहे हैं, तो यही आपकी विस्मृति कहलाती है। ठीक है, देखिए अब नीचे विभिन्न परिभाषा आपके बीच में दी जा रही है। मन के अनुसार पहली परिभाषा आपके बीच में आ रही, सीखी हुई बात को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मृति कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए। विस्मरण स्मृति का नकारात्मक पक्ष है। जब विद्यार्थी द्वारा पूर्व में सीखे गए अनुभवों को अनुभवों को किसी कारण खो देते हैं तो उसे हम विस्मरण की संज्ञा देते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप समझ पाए। अब विस्मरण के कुछ लक्षण होते हैं। पहला आपका हो गया, देख पा रहे हैं कि सैद्धांतिक कारण और सामान्य कारण। ठीक है, अब सैद्धांतिक कारण की अगर हम बात करें तो सैद्धांतिक कारण के अंतर्गत कुछ 3 प्रकार के और भी पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें 3 प्रकार के अनाभ्यास सिद्धांत, दमन सिद्धांत और बाध्य सिद्धांत या बाधा का सिद्धांत आप कह सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर बात किया जाए, पहले आप देख पा रहे हैं इसके अंतर्गत अनाभ्यास के सिद्धांत के जिसके समर्थक हैं एबिंगहास। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि अनाभ्यास जो है सिद्धांत के समर्थक कौन है, तो आप कहें कि एबिंगहास महोदय हैं। ठीक है, चलिए अगला अगर कहा जाए आपके बीच में देखिए आ रहा है। अब इसके अंतर्गत थोड़ा सा इसकी परिभाषा आप समझने का प्रयास करेंगे। अनाभ्यास के अंतर्गत अगर कहा जाए तो जब सीखी हुई विषय सामग्री को बहुत दिनों तक प्रयोग में नहीं लाया जाता है तो वह भूल जाती है। इसी को हम अनाभ्यास का सिद्धांत कह सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप समझ पा रहे हैं कि कोई चीज़ है आप उसे बहुत दिनों तक अपने प्रयोग में नहीं ला रहे हैं तो धीरे धीरे करके वह चीज़ें भूल जाती हैं। यही आपका अनाभ्यास का सिद्धांत कहलाता है। दमन का सिद्धांत प्रतिपादक फ्रायड महोदय हैं, सिगमंड फ्रायड आप कह सकते हैं। इसमें कहा जाए तो व्यक्ति को अपने जीवन काल में जो दुखद और अप्रिय अनुभव होते हैं उन्हें स्वेच्छापूर्वक पुनः स्मरण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार पीड़ादायक अनुभव अचेतन मन में दमित होकर विस्मृति हो जाते हैं या विस्मृत हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाएँ। लास्ट पेज आपके बीच में ओपन हुआ है। देखिए बाधा का सिद्धांत प्रतिपादक हैं गोलर, वुडवर्थ एवं पिलजेकर महोदय। ठीक है, पिलकेजर महोदय आप जो भी कह सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए ये बन रहा है ना। देखिए अगर कहा जाए गोलर और वुडवर्थ और पिलजेकर महोदय आप कह सकते हैं इसके सिद्धांत हैं, प्रतिपादक हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत कहा जाए आज मनोवैज्ञानिकों ने किया, इनके मतानुसार यदि सीखने और पुनः स्मरण के बीच कोई अन्य क्रिया की जाती है तो वह पहले सीखी गई विषय सामग्री को पुनः स्मरण में बाधा या रुकावट उत्पन्न करें। ठीक है, यह आपका बाधा का सिद्धांत कहलाता है। अच्छा, ये चीज़ें आप समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल मुझे आप बताएंगे। बाधा का सिद्धांत, जैसे आप कोई चीज़ सीख रहे हैं और उसे सीखने में आपको बार बार कोई बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, नहीं सीख पा रहे हैं, तो वही आपका बाधा का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, अब विस्मृति के सामान्य कारण निम्न हैं। देखिए विस्मृति के कुछ कारण होते हैं। पहला आपका हो गया विषय सामग्री का स्वरूप, दूसरा आपका हो गया सीखने की मात्रा, तीसरा सीखने में दोषपूर्ण विधि, रुचि का ध्यान और अभाव, सीखने वायु की आयु में वृद्धि। ठीक है, पांचवा अगर कहा जाए तो इसमें कहा जा रहा है सीखने वाले। ठीक है, यहाँ सीखने वाले होना चाहिए था, इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या होगा, सीखने वाले, है ना, आप लिख लीजिएगा सीखने वाले। ठीक है, ये चीज़ें आप काट दीजिएगा, वायु जो लिखा है ये सीखने वाले होना चाहिए, है ना। कि आयु में वृद्धि, पुनरावृत्ति का अभाव, मस्तिष्क की चोट, मादक वस्तुओं का सेवन, मानसिक रोग। ठीक है, ये आपके विस्मृति के सामान्य कारण होते हैं। जैसे अगर इसमें पहला आपसे कहा जाए, समझने का प्रयास करेंगे, विषय सामग्री का स्वरूप क्या हो सकता है। देखिए विशेष के सामग्री के स्वरूप अगर कहा जाए, यदि सीखने या याद करने वाली सामग्री अधिक
सार्थक या आनंदवर्धक एवं सरल होती है तो विस्मरण क्रिया कम होती है। ठीक है, जैसे अगर कहा जाए कि देखिए कहा जा रहा है कि यदि सीखने याद करने वाली सामग्री जो है अधिक आनंदवर्धक और सरल होती है तो विस्मरण की क्रिया कम होती है। इसके विपरीत यदि विशेष सामग्री जटिल हो, ठीक है, अभी कोई चीज़ आसान आपको दी जाए तो वह आपको याद होती हुई चली जाती है, लेकिन कोई चीज़ अगर बहुत जटिल दे दी जाए तो उसमें विस्मरण की जो क्षमता होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है। आनंद आप नहीं लेते हैं तो आप उसे नहीं याद कर पाते हैं। सीखने की मात्रा अगर कहा जाए, किसी विषय को यदि पर्याप्त और अधिक मात्रा में सीखा या अभ्यास किया जाए तो वह अधिक समय तक याद रहता है। इसके विपरीत यदि विपरीत कम याद किया जाए तो सीखा गया वह शीघ्र भूल जाता है। ठीक है, तीसरा कहा जाए सीखने की दोषपूर्ण विधि, यानी आप किसी चीज़ को सीख रहे हैं, आपकी विधि अच्छी नहीं है, पता लगा सवाल आप हल कर रहे हैं, सवाल को हल करते समय पहले हम आंसर वह नीचे लिख दें तो जाहिर सी बात है कि आपने तो आंसर पहले लिख दिया तो कहीं ना कहीं आप लास्ट आंसर तक नहीं पहुंच। कुछ लोगों को आंसर याद रहता है, तो इस तरह की चीज़ें आपको नहीं करना चाहिए। इसमें अगर कहा जाए यदि सीखने या याद करने की विधि उपयुक्त नहीं है तो विशेष सामग्री भूल जाती है। ठीक है, रुचि और ध्यान का अभाव, किसी भी चैप्टर को पढ़ाते समय या किसी भी टॉपिक को पढ़ाते समय उसके जो भी हो उसकी रुचियों का ध्यान रखना चाहिए, उसका जो भी रुचि और ध्यान का अभाव, बिल्कुल ये चीज़, इन सभी चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, सीखने वाले की आयु में जो है बुद्धि, सीखने वाले की आयु एवं बुद्धि का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आप पता लगा एक छोटा सा बालक है ना, आप उसे इंटरमीडिएट की चीज़ें पढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो नहीं समझ पाएगा। पुनरावृत्ति का अभाव, सीखी हुई बात, विषय सामग्री को यदि अधिक दिनों तक दोहराया ना जाए तो वह भूल जाती है। ठीक है, क्योंकि स्मृति चिन्ह पुनरावृत्ति के अभाव में मंद पड़ जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आप समझ पाए। मानसिक द्वंद्व एक अगर कहा जाए, ठीक है, और मानसिक रोग की अगर हम बात करें तो मानसिक रोग या विकार भी स्मरण शक्ति को निर्बल बना देते हैं। कोई बालक अगर होगा और वह बहुत दिनों से परेशान है, ठीक है, वह बहुत दिनों से मानसिक रोग से ग्रसित है, तो जाहिर सी बात है कि उसके जो भी चीज़ें होंगी वह धीरे धीरे जो है समस्याएं खड़ी करती हुई चली जाएंगी। ठीक है, आशा करते हैं आज के इस चैप्टर से आप संतुष्ट होंगे। इसी के साथ साथ आज आपका जो है एजुकेशन फर्स्ट पेपर समाप्त होता है। बिल्कुल अगर आपको समस्या है, दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।